Hello everyone, welcome to EduTap. This is JAP 10 MCQs a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to cover the topic infrastructure and globalization. So we are going to do 10 MCQs that will help you a lot in the examination as well और इन topics में से जो most relevant questions बन सकते थे वो हम आज practice करेंगे. Before we move ahead, I want to tell you that we have prepared a document for you जिसमें कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए विच विल हेल्प यू अलॉट. जो भी अभी कम टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन का उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करने के लिए. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन चेक इट आउट एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट. इसके अलावा बिफोर वी मूव अहेड विद द टॉपिक, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू रिवाइज दीज टॉपिक्स, सो अ संकल्प सीरीज इज गोइंग ऑन, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन द चैनल. उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. उसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो एंड देन अगेन यू कैन कम बैक एंड ट्राई द क्वेश्चंस. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first question is, consider the following statements about India's renewable energy infrastructure. So infrastructure, first of all, what is it? Infrastructure is anything that makes the movement or the production process, ठीक है, producing goods and services. जिसके लिए क्या चाहिए होता है? जिसके लिए चाहिए होता है कि मूवमेंट हो, गुड्स एंड सर्विसेज की भी मूवमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स की भी मूवमेंट हो. मैं और आप भी अगर ऑफिस जा रहे हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग आइदर अ गुड और अ सर्विस, राइट? सो मूवमेंट को बेसिकली फ्री फ्लोइंग बनाना है, ईजी बनाना है. तो उसके लिए वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. So there is hard infrastructure, that is physical infrastructure, roadways, railway networks, right? Water infrastructure जो आपका पानी के सप्लाई से रिलेटेड है, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है. देन वी हैव योर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसे कर करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है. एंड वी हैव सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है. तो ये जो आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एक टाइप का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है. सो इंडियाज क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी excluding large hydro plants crossed 92 gigawatts by January 2021. So is it correct? Yes, it is absolutely correct because it reached 92.54 gigawatts, right? So it's slightly more than 92. So that's why the statement is absolutely correct. Between April 2014 and January 2021, India's renewable energy capacity increased by 2.5 times. So, is this correct? Yes, this is also correct because when it comes to renewable energy, चाहे वो प्रायोरिटी सेक्टर के थ्रू हो, एमएसएमईज के थ्रू हो, अदरवाइज इंडिविजुअल गवर्नमेंट के प्लान्स एंड स्कीम्स हो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट बिकॉज एनर्जी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. एंड इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन हार्मफुल मेथड्स एंड रिन्यूएबल है जिसमें कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं हो रहे, हार्म नहीं हो रहे, देन इट इज़ इवन बेटर, राइट? तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं और उसके अंडर जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 2.5 times बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट एज वेल. इन द सेम पीरियड इंडिया सोलर एनर्जी कैपेसिटी ग्रू 10 times. सो इज दिस करेक्ट? सो इट्स करेक्ट पार्शली, राइट? क्योंकि ये इंक्रीज तो हुई है बट इट इज नॉट 10 times, इट इज 15 times. सो दिस इज नॉट totally correct. Then the fourth one says, as global trends in renewable energy investment report, India ranked fourth in renewable energy and fifth in wind power. अब ये ना रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी? तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो ये सही पूरी तरह अगेन नहीं है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी तो इंडिया की रैंक है फोर्थ. व्हेन इट कम्स टू विंड पावर इंडिया की रैंक है फोर्थ. एंड इट व्हेन इट कम्स टू सोलर पावर तो इंडिया की रैंक है 5. ठीक है जी? तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ इन विंड पावर दिया हुआ है दिस इज नॉट करेक्ट. तो इसमें से सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन 1 एंड 2. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ, under PM Gati Shakti National Master Plan, how many kilometers of national highways network expansion
was targeted in 2022 and 23. तो ये जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है ना, इसने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक प्लान बनाया है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए। उसमें एक हाईवेज को बढ़िया करने के लिए भी प्लान बना है, एंड दैट इज योर that is how many kilometers long? तो that is 25 kilometers, 25,000 kilometers long. तो ये याद रखना है हमने, पीएम गति शक्ति और 25,000 kilometers. ESG is used. अब ये ESG से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको बताना है कि क्या सही है। ESG होता क्या है? अगेन, ESG इज एनवायरमेंट, सोसाइटी या सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है जी। तो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्री, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉट टू जस्ट मेक प्रॉफिट्स बट ऑल्सो cater to the environment, to the society and give it back from where what they are taking, है ना। रिसोर्सेज हम किसके यूज कर रहे हैं? हम अर्थ के यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उनको कुछ गिव बैक भी करें। कैसे गिव बैक करेंगे? मे बी कुछ फंड्स ऐसे निकाल के, क्या आपने अपने प्रॉफिट्स में से 5% जो है वो एक्सक्लूड कर दिया, इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट, है ना, कोई ग्रीन एरिया डेवलप करने के लिए, या पेड़ उगाने के लिए, या किसी एक अंडर सर्व्ड सेक्टर को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली। सो दिस कम्स अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी का एक एक्सटेंडेड आप कह सकते हो वर्जन है ESG, जिसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स, है ना, सोशली थोड़ा सा अपलिफ्ट करना कंट्री को, एंड गवर्नेंस पे ध्यान देना कि जो लोग लीड कर रहे हैं कंपनी को, वो एथिकली बिजनेसेस चलाएं। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ESG इज यूज्ड बाय सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स टू स्क्रीन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सही बात है। ESG देखते हैं जो कॉर्पोरेशंस या जो कंपनीज ESG अच्छे से फुलफिल कर रही हैं, इन्वेस्टर्स गेट्स attracted towards them, right? Banks in India under ESG practices disclose diversity data, human rights policy, LGBTQ equality measures. तो equally सबको cater करने के लिए ये चीज़ जो है वो करी जाती है। तो banks in India under ESG practices they do disclose diversity data as well. The E in ESG emphasizes shareholders governance and transparency. So this is not true because E signifies environment. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। With a corporate governance system, the board of directors in banks act in the best interest of the long-term shareholders. This is also correct. तो इसमें जो आपका आंसर है that will be option 1, 2 and 4 because ये जो थर्ड पॉइंट है this is not correct. अगेन, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो इसके रिलेटेड कौन कौन से इंफॉर्मेशन यहाँ पर सही है, यू हैव टू सिलेक्ट। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग 16 मिनिस्ट्रीज फॉर कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है ना। 16 मिनिस्ट्रीज जो है दे कम टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। Under road transport, the national highways network is targeted to expand by 25,000 kilometers. This is also correct. Contracts for multimodal logistic parks are to be awarded on EPC basis in 2022-23. Is this correct? Not entirely, because they are not to be awarded on EPC basis but on PPP basis. What is PPP? Public Private Partnership mode. ठीक है जी। One station, one product concept was introduced in railways to promote local businesses and supply chains. तो क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, रेलवे स्टेशंस पे बिजनेसेस छोटे वाले जो हैं वो चल सकें, लोकल बिजनेसेस प्रमोट हो सके, उसके लिए ये जो चीज़ है ये खोली गई या एक्टिवेट करी गई। ठीक है जी, ये स्कीम लॉन्च करी गई आप कह सकते हो। तो ये कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हो गए? इट इज ऑप्शन A because 1, 2 and 4 are correct. With reference to India's education sector, अब ये आ गई है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। With reference to India's education sector,
and policies, consider the following statements. The right to education was made a fundamental right by the Article 21A through 86th Constitutional Amendment. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है. जो 6 फंडामेंटल राइट्स थे आपके, जो हैं आपके राइट्स, उसमें से एक है राइट टू एजुकेशन. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. As per economic survey, education expenditure was around 6.97 lakh crores. This is also correct, accounting for about 3.1% of GDP. ये बिल्कुल दोनों ही सही बातें हैं क्योंकि एजुकेशन पे आपका जो एक्सपेंडिचर है दैट वाज 6.97 लाख करोड़. इस लेवल तक हमने जो है खर्चा किया है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट पीपल आर वेल एजुकेटेड इन द कंट्री. बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन इज गिवन टू all. The National Education Policy replaced the 1986 policy and introduced 5334 framework. तो ये भी अगेन सही बात है क्योंकि 10+2 का जो पहले मॉडल था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4, जिसमें से कि 3 साल ऑफ प्री स्कूलिंग के इसमें एडेड हैं प्लस 12 more years, right? The NEP to 2022 is based on 5 pillars. This is not correct because it is based on 4 pillars. और वो 4 pillars क्या हैं? Accessibility, सबको पहुंचनी चाहिए एजुकेशन. इक्विटी यानी कि क्वालिटी इक्वालिटी होनी चाहिए, वो एजुकेशन जो है उस क्वालिटी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं. देयर हैज़ टू बी समवन अकाउंटेबल फॉर द टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर द क्वालिटी एजुकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स, एंड इट शुड बेनिफिट देम इन गेटिंग जॉब्स. तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं और उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा होना चाहिए. डिजिटलाइजेशन अलग से मेंशन नहीं किया गया. ठीक है, तो 4 पिलर्स हैं, वो आपको नाम याद रखने हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, that is 1, 2 and 3. Consider the following statements regarding India's health infrastructure. अब health infrastructure से related कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही हैं? Health disparities in India are largely due to uneven distribution of infrastructure. ये बिल्कुल सही बात है. कुछ सेक्टर्स तक पहुंच रही हैं सुविधाएं, कुछ सेक्टर्स तक नहीं पहुंच रही हैं, सेगमेंट्स तक ऑफ द सोसाइटी, है ना. ये इसीलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ढंग से नहीं हुआ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ व्हेन इट कम्स टू हेल्थ. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, फॉर्मली National Digital Health Mission, was launched in 2021 to build the backbone for integrated digital health infrastructure. ये बिल्कुल सही बात है और इसे आप याद भी रखेंगे बिकॉज ABDM जो है इट इज़ अ स्कीम जो कि बनी ताकि एक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सके कंट्री को. जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो डिजिटली एक जगह पर स्टोर हो जाएं. अपॉइंटमेंट्स लेनी है वो डिजिटल हो जाए, और इसके आगे भी और ज़्यादा अगर कंसल्टेशंस वगैरह होनी है वो भी डिजिटली हम केटर कर सकें. तो उसके लिए द फर्स्ट स्टेप वाज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. देन PM आयुष्मान भारत health infrastructure mission was introduced to upgrade the tertiary care system. So was it just focused on the tertiary care system? No, it was also focused on the primary and secondary cares. ठीक है, तो इसमें सिर्फ टर्शियरी नहीं है, इसमें तीनों है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह करेक्ट नहीं है. Under Union Budget 2021-22, Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission was allocated 64,180 crores for 5 years to strengthen and set up new institutions. Now this is also absolutely correct. इतनी फंडिंग जो है ये गई थी to strengthen the health infrastructure. तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है that is option A because 1, 2 and 4 are correct. Consider the following statements regarding globalization, right? तो globalization से related अब हमें चीजें देखनी है. The World Trade Organization defines globalization as unrestricted cross-border, free flow होना चाहिए. Of what? Of goods and services, पैसा that is capital and human resource that is labor force. तो 3 चीजों का बढ़िया फ्लो होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा एंड ह्यूमन रिसोर्स. क्या यही ग्लोबलाइजेशन होता है? हाँ जी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक दूसरे के बेनिफिट के लिए जब ये किया जाता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, दैट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होता है अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अगर ये एक दूसरे की अपलिफ्टमेंट के लिए, इक्वल बेनिफिट्स के लिए हो रहा है तो उसको हम फेयर ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे. द टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय OECD इन द मिड 1980s. तो ये बिल्कुल सही बात है. OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर और इन सब जो बहुत एक वर्ल्ड क्योस हुआ था उसके बाद से
आपस में ट्रेड करना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था, कंट्रीज ने काफ़ी कम कर दिया था. सो दे ब्रॉट बैक दिस टर्म अगेन, और बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने उस चीज़ को अगेन स्टार्ट करवाया. इंडिया में जब हमें दिक्कत आ रही थी 90s में या उससे थोड़ा सा पहले, जब हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए थे, फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो गए थे, हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी थी. और उन्होंने कंडीशन रखी कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में इंटीग्रेट करिए एलपीजी रिफॉर्म्स. ठीक है, तो एलपीजी में से जो थर्ड है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इंडिया में जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से हुई. Globalization always reduces inequality among nations? No. It is aimed to do so, but it doesn't do so all the time. ठीक है, तो वो खुद से इंश्योर करना पड़ता है. गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरवेंशन कभी कभी रिक्वायर्ड होती है टू मेक श्योर कि ग्लोबलाइजेशन फेयर हो रही है. कोई मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, किसी एक कंट्री के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा रहा ऑन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है जी, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. फेयर ग्लोबलाइजेशन, अब ये असर्शन है और उसका रीजन है, तो आपको देखना है कि क्या ये दोनों सही हैं. एंड इसका रीजन जो है इस बी स्टेटमेंट का, मतलब बी जो है वो करेक्ट रीजन है कि नहीं ए स्टेटमेंट का. ठीक है जी, तो आपकी स्टेटमेंट है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन डिमांड्स सेफ गार्डिंग वर्कर्स राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. तो ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. Because without government measures, the benefits of globalization are unevenly distributed among countries and citizens. तो ये भी statement correct है, and ये जो है इसका correct reason है. ठीक है, जो first statement हमने पढ़ी उसका correct reason है. तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए. Because both A and R are true, but R is the correct explanation of A as well. Then match the following. एंड हेयर यू हैव टू मैच कि ये आपके ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और उस इम्पैक्ट से आउटकम क्या निकला वो दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इस जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन आई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो मशीनरी है मैकेनाइजेशन वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, यूज़ ऑफ मशीनरी ज़्यादा हो गया, एंड कमर्शियल फार्मिंग की तरफ हम गए. ठीक है, बल्क में हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया हमारे फार्मर्स ने इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स. सो इट्स वाज अ शिफ्ट जो एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिला. तो इसका करेक्ट मैच विल बी 1, तो ए का हो गया 1. एक्सपोर्ट्स के केस में रिगार्डेड एज ग्रोथ इंजन, बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड हायर इनकम्स, न्यू मेथड्स इंप्लीमेंटेड इन प्रोडक्शन. तो एक्सपोर्ट मतलब इंडिया में बनाकर बाहर भेजना, जिससे कि बहुत ज़्यादा फॉरेन आपके पास रिसोर्सेज डेवलप होते हैं. तो दिस इज समथिंग जिससे कि कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करती है. तो दिस इज द ग्रोथ इंजन वाला पॉइंट. ठीक है, बाकी फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड हायर इनकम्स, है ना. एम्प्लॉयमेंट में ग्लोबलाइजेशन आई, एमएनसीज आई, आपके बीपीओज आए, तो लोगों की जो वाइट कॉलर जॉब्स थी उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा. तो इसका सी का तो डेफिनेटली 3 हो गया. डी भी पढ़ लेते हैं. टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, न्यू मेथड्स इंप्लीमेंटेड इन प्रोडक्शन. तो टेक्नोलॉजिकली जब हम एडवांस होते हैं तो हमारे प्रोडक्शन के मेथड्स इंक्रीज हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं. इसका हो गया 4. ठीक है जी, डी का हो गया 4. तो बी का डेफिनेटली वॉज 2. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. प्रोटेक्शनिज्म इन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू. तो प्रोटेक्शनिज्म होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन हमेशा अगर हो रही है और बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की हो रही है, तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप आए हो, आपने एक कंट्री के साथ ट्रेड करी ऑन द नेम ऑफ कि नहीं हम आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन आपने बहुत ही उस कंट्री को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, या फिर आपने बोला कि एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लोगों को भी हमारे देश में आकर अपॉर्चुनिटी मिले ऑन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन हम उनको वहाँ से लाकर, एक पुअर कंट्री में से लाकर अपनी कंट्री में एज स्लेव्स यूज़ कर रहे हैं. राइट, सो दीज आर जेन्युइन एग्जाम्पल्स जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन का गलत इस्तेमाल किया गया है. तो इसीलिए कंट्रीज ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स जो है वो यूज़ किए हैं, और कंट्रीज यूज़ करती हैं जब उनको ग्लोबलाइजेशन का ऑपोजिट करना होता है. ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेटिंग योर इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज. प्रोटेक्शनिज्म इज जब आप कुछ बैरियर्स ऐसे लगा देते हो, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स, टैक्सेस बढ़ा दिए, है ना, कि दूसरी कंट्री ज़्यादा डीलिंग आपके साथ ना कर पाए, आपकी लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए. तो फेयर ग्लोबलाइजेशन जब आपको लगता है कि इसकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्रोटेक्शनिज्म करके अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचा सकते हो.
Policies aimed at promoting free flow of goods, services, capital across borders, government measures that restrict import, protect domestic industries from foreign competition, encouraging multinational corporations to set up industries in developing areas, तो ये भी नहीं है, reducing tariffs and subsidies to ensure fair competition globally, तो ये भी नहीं है. जो actual meaning इसका बता रहा है, that is only option number B. So this is your correct answer. राइट. सो विद दिस आपके जो 10 MCQs हैं फॉर टुडे वी हैव कंप्लीटेड. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब एंड यू वांट अ कोर्स टू स्ट्रक्चरली हेल्प यू एंड मैनेज योर टाइम, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, तो आप edutab.in पर जाकर एक बार कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे. सुपर क्रैश कोर्स मिल जाएगा, मास्टर कोर्स मिल जाएंगे, राइट. एंड इंडिविजुअल मास्टर कोर्स अगर आपको चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए फॉर योर प्रैक्टिस, ऑल यू कैन गेट फ्रॉम हियर. जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इन कोर्सेज से वो आपको ब्रोशर्स जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं उनको डाउनलोड करके मिल जाएगी. एंड इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड सी, तो यहाँ पर एक सुपर क्रैश कोर्स भी अब लॉन्च हो गया है, जिसमें कि बहुत कम टाइम में लाइव क्लासेस के थ्रू हम एक एक कंपोनेंट को कवर कराएंगे. इसमें सारे कंपोनेंट्स आपके कवर हो जाएंगे एंड यूल गेट कॉन्सेप्ट नोट्स एंड सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल. ठीक है जी. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो. अलॉन्ग विद इट we have a 3-day offer for you starting from 22 to 25 September. So since it is Navratri, so happy Navratri to you all. And आप यहाँ पर 85% तक सेव कर सकते हो with the coupon code JAB. JAB के लिए coupon code is festival80. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर कर आप जो है डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो. So that is all for today's class. I will see you in the next one. Thank you and have a nice day.